Hello everyone and once again welcome back to all in my YouTube channel J Physics with Arohit। और आज के इस लेक्चर में क्लास 9th का फिजिक्स का एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मास एंड वेट। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं मास और वेट दोनों में डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं, दोनों को सेम समझते हैं। तो आज उसी कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि मास को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम लोग प्लेनेट के केस में बात करते हैं तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब किसी छोटे बॉडी की बात करते हैं तो मास को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार वेट को हमेशा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों चीज़ आप लोग को पता होगा। अब चलिए हम लोग मास के बारे में वन बाय वन हर एक पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। मास क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? कोई भी मैटर, किसी भी बॉडी में जो मैटर कंटेन करता है। अब ये बॉडी क्या हो सकती है? बॉडी क्या हो सकती है? वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसका मैटर्स कहते हैं। जिसके पास वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं। तो उसी क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है? मास कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मास क्या होती है? क्वांटिटी होती है। किसकी क्वांटिटी होती है? किसी भी बॉडी की। जिस बॉडी में जो मैटर्स कंटेन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी क्वांटिटी को मास कहते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। मास ऑफ बॉडी इज स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम। जो मास का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? मास को स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब प्लेनेट के केस में बात करते हैं तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी। जो मास का वैल्यू है ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, शेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, और बॉडी कौन से स्टेट में है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे प्लाज्मा स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो उसके पास मास होगा ही होगा। तो ये साइज, शेप, स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ प्लेस। जो मास का वैल्यू है जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता है। जैसे कि जो मास आपका स्कूल में है वही मास आपका घर में होगा, वही मास आपका दूसरे प्लेनेट में होगा, ठीक है। बट आपका चेंज क्या होता है? वेट होता है। जैसे कि आप अर्थ पे हैं तो यहाँ आपका वेट अलग होगा, मास में जाएंगे वहाँ आपका वेट अलग होगा, मून में जाएंगे वहाँ आपका वेट अलग होगा। तो प्लेस के हिसाब से चेंज होता है कौन? वेट। बट मास क्या होता है? आपका सेम होता है हर जगह पर, इसलिए इसको कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। मास क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मास ऑफ बॉडी कैन बी मेजर विथ हेल्प ऑफ बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। तो मास को मेज़र करने का जो डिवाइस आता है, जो ऑपरेटर्स आता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम बैलेंस बोलते हैं। एक और डिवाइस आता है जिसको हम लोग फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो सब्जी लेते हैं तो उस सब्जी का मास निकाला जाता है, उसी को हम लोग फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। जिस ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं ना वहाँ पर हम लोग फिजिकल बैलेंस निकालते हैं। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक फिजिकल बैलेंस है, ये उसका फर्स्ट एंड है, ये दूसरा एंड है। यहाँ पर क्या होता है? बैलेंस लगा होता है। तो इधर हम लोग क्या करते हैं? बाट को रखते हैं 1 kg 2 kg जो जिसको भी हो। तो यहाँ पर इस वाले प्लेट के ऊपर और इस वाले कंटेनर के ऊपर, दोनों के ऊपर ही ग्रेविटी का इफेक्ट जो है इक्वल है। इसलिए हम लोग जिस बॉडी का मास निकालना रहता है उसको एक छोर पर रखते हैं और दूसरे छोर पर क्या करते हैं? 1 kg 2 kg के बाट को यहाँ पर रख देते हैं। उससे हमको इसका मास पता चल जाता है ना। तो इसी को फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। इसी प्रकार बीम बैलेंस आता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मास ऑफ बॉडी में नेवर बी ज़ीरो। इस वर्ल्ड में जितने भी मैटर हैं उसका जो मास है कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। उसका कुछ ना कुछ मास होगा, भले ही बहुत कम होगा लेकिन मास होगा ज़रूर। नेक्स्ट बात करते हैं एवरी बॉडी हैज़ मास बी इट स्मॉल और लार्ज। कोई भी बॉडी हो उसके पास मास ज़रूर होता है, उसका वैल्यू भले ही बहुत छोटा हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। तो ये रहा मास से रिलेटेड
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग को जानने की ज़रूरत थी। अब इसी के बेस पर हम लोग वेट के बारे में जानेंगे कि वेट क्या होता है, इसको मेज़र कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जाननी है। तो चलिए 1 बाय 1 करके वेट के बारे में भी जान लेते हैं कि वेट क्या होता है। तो मास क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है किसी भी बॉडी में जो मैटर कंटेन करता है जो बॉडी, जबकि वेट क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी होता है तो ये बॉडी जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो इसमें इसका मास भी इन्वॉल्व रहता है। और ये किधर अट्रैक्ट होता है? हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? वेट ऑफ द बॉडी कह देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या था? स्केलर क्वांटिटी था, जबकि यहाँ पर वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर W, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैथमेटिकली वेट का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg होता है। क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg होता है, जहाँ पर W का मतलब होता है बॉडी का वेट, और m का मतलब होता है बॉडी का मास, और g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। फोर्थ पॉइंट है, द SI यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग को पता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 न्यूटन होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ g। जो W का जो वैल्यू है, वेट का जो वैल्यू है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? g के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? g के ऊपर। क्यों? क्योंकि g का वैल्यू सभी जगह अलग अलग होता है। हमारे अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और मून के लिए क्या होता है? ये जो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार g का वैल्यू क्या होता है? हर प्लेस के लिए अलग अलग होता है। प्लेनेट्स के लिए हमारे अर्थ में तो सभी जगह 9.8 होता है, लेकिन ये प्लेनेट के हिसाब से चेंज होता है। तो g के हिसाब से क्या चेंज होता है? वेट भी चेंज होता है। जैसे कि अर्थ में हमारा वेट जो है 36 किलोग्राम है, तो वहीं हमारा मून में कितना वेट हो जाएगा? हमारा 1/6 हो जाएगा, मतलब 6 kg के हो जाएंगे हम लोग वहाँ। तो वेट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? g के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 पॉइंट की। इट कैन बी 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल्स टू 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि 5th पॉइंट में मैं बताया था कि W या वेट का वैल्यू जो है g के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि g का वैल्यू 0 हो जाएगा, g का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि वेट का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। वहीं यहाँ पर हम लोग देखे थे मास का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, ये देखे थे हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो g का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है? तो हमारे अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर g का वैल्यू जो है 0 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जिस प्रकार मास को मेज़र करने के लिए बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार वेट को मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेट इज चेंज विथ प्लेस। ये तो मैं बता चुका हूँ, W का वैल्यू या वेट का वैल्यू जो है प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि अर्थ का एग्जांपल दिया था और मून का एग्जांपल दिया था, है ना। तो ये रहा मास और वेट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, सारा पॉइंट हम लोग एक एक करके कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है और 9th क्लास के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो सबसे पहले थ्रस्ट का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे प्रेशर के बारे में। तो याद रखिएगा, थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स ही होता है, बट फोर्स को हम लोग यहाँ पर थ्रस्ट क्यों बोल रहे हैं? तो इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है इसको किसी सरफेस एरिया के यूनिट सरफेस एरिया पर अप्लाई किया जा रहा है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस वजह से इस फोर्स को स्पेशली नाम दिया गया है थ्रस्ट। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये थंब है और ये एक सरफेस एरिया है, और यहाँ पर नेल्स के द्वारा इस सरफेस एरिया के यूनिट एरिया पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है। तो
तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसी को क्या कहा जाता है, थ्रस्ट कहा जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब आइए हम लोग प्रेशर्स के बारे में जानते हैं, प्रेशर क्या होता है। वैसे आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट और एरिया का रेशियो होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। मैथमेटिकली इसी को लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ का मतलब होता है थ्रस्ट या फोर्स, और ए का मतलब होता है एरिया या फिर यूनिट एरिया। 1 अपॉन ए है तो यूनिट एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेशर की यूनिट की। तो प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, पास्कल, जिसको शॉर्ट में PA लिखा जाता है। और याद रखिएगा 1 पास्कल इज इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन मीटर माइनस 2। अब ये कैसे होता है, तो ये आया है फॉर्मूले से। हमारे पास है फॉर्मूला डेफिनेशन प्रेशर का, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ को मेज़र किया जाता है न्यूटन से और एरिया को मेज़र किया जाता है मीटर स्क्वायर से। तो मीटर स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो अभी ये +2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेशर का जो SI यूनिट है वो पास्कल होता है। और याद रखिएगा 1 पास्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर पावर में -2, ये याद रखिएगा। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होता है, तो ये होता है ml की पावर में -1 t के पावर में -2। अब ये क्यों होता है, तो चूंकि हम लोग को पता है P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप लोग को ये भी पता होगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, और ये मीटर स्क्वायर तो वैसे ही है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर और 1 मीटर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड की पावर में -2। किलोग्राम का मतलब है यहाँ पर मास, मीटर इनवर्स का मतलब है लेंथ का इनवर्स, और सेकेंड -2 का है टी के पावर में -2। तो इसी फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है, किसके लिए, प्रेशर के लिए। तो इस प्रकार से प्रेशर्स का अगर आप लोग क्वांटिटीज़ के बारे में जानें कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटीज़ है, तो याद रखिएगा प्रेशर जो है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। प्रेशर क्या होती है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में डायरेक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो इस बॉडी के ऊपर सभी डायरेक्शन में सेम फोर्स फील करता है ये। इस वजह से प्रेशर को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेशर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ प्रेशर। प्रेशर किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके डेफिनेशन से या फॉर्मूले से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि प्रेशर केवल थ्रस्ट या फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस सरफेस एरिया पर फोर्स लगाया जा रहा है उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इस डेफिनेशन से 2 रिजल्ट निकलता है। एक रिजल्ट ये निकलता है कि प्रेशर जो है सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है प्रेशर का वैल्यू यदि ज़्यादा होगा तो यूनिट एरिया सरफेस एरिया का वैल्यू कम होगा, और जब सरफेस एरिया का वैल्यू ज़्यादा होगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आगे इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से या डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल से समझेंगे। सेकेंड बात करते हैं, प्रेशर जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूले से प्रेशर जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर उतना ही प्रेशर लगेगा, और किसी बॉडी के ऊपर जितना कम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर प्रेशर उतना ही कम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जो अभी प्रेशर पढ़े हैं उसका डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, बिल्डिंग हैव ब्रॉड फाउंडेशन। जब भी घर बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करता है, घेरता है।
यह बहुत सारे एरिया में बना रहता है। मतलब यहाँ पर एरिया का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रेशर लेस ऑन द ग्राउंड, इसी वजह से जो बिल्डिंग बना रहता है, इसी वजह से जो बिल्डिंग बना रहता है ग्राउंड के ऊपर, तो बिल्डिंग की वजह से ग्राउंड के ऊपर प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बिल्डिंग बना रहता है वो ज़्यादा एरिया तक फैला हुआ रहता है। ब्रॉड फाउंडेशन का मतलब वही होता है। सेकेंड देखते हैं, रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और आयरन और सीमेंटेड स्लीपर। आप लोग देखे होंगे जो रेलवे ट्रैक बना रहता है तो इसमें या तो सीमेंट का बना हुआ या फिर लोहा का बना हुआ या फिर सीमेंटेड जो है स्लीपर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जो रेलवे ट्रैक है उसको बिछाया जाता है, लेड किया जाता है, मतलब बिछाया जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इसके ऊपर ट्रेन चले। तो ये जो ट्रैक है इसका एरिया तो छोटा होता है, बट इसको हम लोग किसके ऊपर लेटाते हैं, सीमेंटेड या आयरन या फिर लकड़ी से बना हुआ जो बॉडी होता है, प्लेट होता है, उसके ऊपर इसको स्लिप करवाते हैं, जिससे कि इसका एरिया बढ़ जाता है, जिससे ट्रेन जब इसमें चलता है तो प्रेशर कम लगता है। प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है। अगर यहाँ पर इस एरिया को हम लोग नहीं बढ़ाते तो जब ट्रेन चलता तो ट्रेन का ट्रैक क्या होता है, बहुत पतला होता है, ये ग्राउंड में ज़मीन में धंस जाएगा। क्योंकि इसका एरिया बहुत कम होने की वजह से, जब एरिया बहुत कम होगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब ट्रेन चलेगी ट्रैक के ऊपर तो वो ज़मीन में ग्राउंड में चली जाएगी। इस वजह से यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, वुडन का या फिर आयरन का या फिर सीमेंटेड स्लीपर का यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द हैंडल्स ऑफ बैग्स एंड सूटकेस आर मेड ब्रॉड। जो आप लोग देखे होंगे बैग होता है या फिर सूटकेस होता है तो हाथ में पकड़ने का उसका जो हैंडल होता है उसको हमेशा चौड़ा बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे चौड़ा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चौड़ा बनाते हैं इसका मतलब ये एरिया बढ़ाया जाता है। क्योंकि हमको पता है जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ताकि हमारे हाथ में या कंधे पर हमको कम दर्द हो, प्रेशर महसूस ना हो। इस वजह से उसको क्या रखा जाता है, ब्रॉड रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है। आगे बात करते हैं, रेयर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स ऑफ प्रोवाइडेड विथ डबल व्हील्स। आप लोग देखे होंगे ट्रक वगैरह होता है या बहुत भारी सामान ले जाने वाला वाहन होता है, गुड कैरियर्स होते हैं, उसमें पीछे की तरफ 2 व्हील्स लगे रहते हैं, 2 टायर्स एक साथ लगे होते हैं। आप लोग देखे होंगे, ताकि उसमें ओवरलोड सामान डले या भारी वजन वाला उसमें सामान डले तो इसके ऊपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो, कम हो। इस वजह से टायर में एक टायर ना लगाकर 2 टायर लगाकर उसके एरिया को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। और हम लोग को पता है कि प्रेशर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब प्रेशर का वैल्यू कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अ शार्प नाइफ इज़ मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट दैन अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ का मतलब होता है जिसमें धार नहीं होता है। 2 चाकू है हमारे पास, क्या है, 2 चाकू है हमारे पास, एक ब्लंट है और एक शार्प है। तो यहाँ पर शार्प नाइफ जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा बोला जा रहा है। जैसे कि मुझे प्याज काटना है, तो प्याज काटना है तो मेरे पास जो ब्लंट नाइफ है, जो इसमें धार नहीं है, ऐसा चाकू है, उसमें काटने के लिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। जबकि जो शार्प है इसके द्वारा प्याज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो मुझे कम ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो धार, जिसमें ज़्यादा धार होता है वो चाकू जो है प्याज को अच्छे से काट पाता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया शार्प नाइफ इज़ मोर इफेक्टिव, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, जो शार्प वाला नाइफ होता है, इस वाले नाइफ का जो सरफेस एरिया वो कम होता है ब्लंट वाले नाइफ के कंपैरिजन में। तो ये जो है प्याज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं लगा पाता, यहाँ पर प्रेशर कम लगता है और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए तुरंत प्याज या टमाटर, कोई भी सब्जी जो है कटने लगता है फटाफट। आगे बात करते हैं, पिन एंड नेल्स आर मेड विथ शार्प पॉइंट एंड्स। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे जो नीडल होता है या जो नेल्स होते हैं उसका जो एंड होता है इसको नुकीला बनाया जाता है। मतलब जितना हो सके इसके एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को या सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश किया जाता है, ताकि ये प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाए, तो ये भी एक रीज़न है। एक और एग्जांपल है, आप लोग देखे होंगे जैसे कि खेतों में दवाई सिंचाई करने के लिए जाते हैं तो स्प्रेयर आता है, उसमें फव्वारा लगा होता है
उसका एरिया को क्या रखा जाता है, छोटा रखा जाता है, ताकि पानी और दूर तक जाए। जैसे कि हम लोग को गार्डन में पानी सिंचाई करना हो, गार्डन में, तो गार्डन में पानी सिंचाई करना हो तो हम लोग जो पाइप होता है उसको क्या करते हैं, हाथ से प्रेस करते हैं। हाथ से प्रेस क्यों करते हैं, ताकि पानी दूर तक जाए। पानी दूर तक कब जाएगा, जब वो जो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लोग घटा देते हैं, थंब से इसको दबाते हैं पाइप को, तो ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे कि पानी जो है ज़्यादा दूर तक जाता है। तो ये रहा थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो आई होप प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर ऑन फ्लूइड। अभी तक हम लोग थ्रस्ट को जाने, थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है, और प्रेशर को जाने हैं कि प्रेशर का वैल्यू कब ज़्यादा होता है कब कम होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। फ्लूइड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। तो फ्लो कौन करता है, लिक्विड फ्लो करता है। विच कैन ब्लो, विच कैन ब्लो, ब्लो का मतलब उड़ना बोल सकते हैं। तो उड़ता कौन है, या तो गैस उड़ता है या फिर एयर उड़ता है। अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड लिक्विड्स। जब हम लोग लिक्विड्स या गैस और एयर्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, लिक्विड फ्लो करने लगता है, और गैस और एयर जो है ब्लो करने लगता है। तो इस प्रकार की जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से हम लोग को समझ में आ गया है फ्लूइड जो है टू टाइप से होता है, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस, या फिर इसी को हम लोग एयर बोल सकते हैं। तो इसी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। अब फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तो जाहिर सी बात है किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट सरफेस एरिया में फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर या फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड प्रेशर। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, इट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ओके, जैसे कि ये एक बॉडी है और ये उसका सरफेस एरिया है, और यहाँ से एक पाइप है मेरे पास, इस पाइप में लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड के थ्रू प्रेशर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ लिक्विड से, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके सरफेस एरिया के यूनिट एरिया पर। तो इस फ्लूइड के द्वारा इसके ऊपर फोर्स एक्सर्टेड किया जा रहा है, तो उसी को मैं क्या कह दूंगा, लिक्विड प्रेशर। अब चूंकि लिक्विड और गैस और एयर क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो इसको मैं फ्लूइड प्रेशर भी कह सकता हूँ, इसको लिक्विड प्रेशर भी कह सकता हूँ या फ्लूइड प्रेशर भी कह सकता हूँ। और यहाँ पर है प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर लिक्विड के द्वारा जब हम लोग किसी यूनिट एरिया में किसी लिक्विड के द्वारा किसी सरफेस एरिया के यूनिट एरिया में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं या फोर्स एक्सर्टेड होता है तो उसको प्रेशर ऑफ लिक्विड कहा जाता है। अच्छा, एक नोट है, इस नोट को याद रखिएगा, लिक्विड ऑलवेज एक्सर्टेड अ प्रेशर इन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दिस प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस ऑफ द वॉल्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर हम लोग लिक्विड के केस में बात करें तो जैसे कि ये एक कंटेनर है, जैसे कि ये एक कंटेनर है और इसमें वाटर भरा हुआ है, तो याद रखिएगा लिक्विड प्रेशर जो है, जो भी लिक्विड जिस कंटेनर में भरा हुआ है तो उस लिक्विड के द्वारा उस कंटेनर के ऊपर हर डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्टेड होता है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग प्रेशर ऑफ लिक्विड या लिक्विड प्रेशर कह सकते हैं। तो ये जो कंटेनर का वॉल है, तो इस कंटेनर के वॉल के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है, लिक्विड के थ्रू एक फोर्स अप्लाइड होता है, एक फोर्स लगता है, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, लिक्विड प्रेशर कह सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेशर ऑन लिक्विड, प्रेशर ऑन फ्लूइड, ये भी कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर का 9th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है अपथ्रस्ट।
या इसी को कहा जाता है बियॉन्ड फोर्स। क्या कहा जाता है? बियॉन्ड फोर्स। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द अपवर्ड फोर्स experienced by an object emerge in fluid completely or partially called upthrust or buoyant force and this phenomenon is called buoyancy। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं या डालते हैं, तो उस फ्लूइड के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। किस तरफ? ऊपर की तरफ। जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उस फ्लूइड में या तो कंप्लीटली इमर्ज हो जाता है या फिर पार्शियली इमर्ज हो जाता है, बट उस फ्लूइड की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं, या इसी को बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। और इस पूरी इस फिनोमिनन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या इस पूरी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? बियॉन्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बियॉन्सी कहते हैं। तो आई होप ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास वाटर है। अब मैं किसी बॉडी को इसके ऊपर डाल देता हूँ तो ये ऊपर में ही तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि इस लिक्विड के द्वारा, इस फ्लूइड के द्वारा ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये सरफेस पर है। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। और ये चूंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, इस बॉडी के सरफेस एरिया के यूनिट एरिया में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए अप प्लस थ्रस्ट, अपथ्रस्ट इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स का। क्या क्या एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। बोट सेलिंग ऑन द रिवर। आप लोग देखे होंगे जो नाव होता है नदी में, नदी के सरफेस, नदी में जो पानी रहता है उसके सरफेस के ऊपर तैरता है। तो ये क्यों तैर पाता है? क्योंकि उसमें जो लिक्विड भरा रहता है, जो लिक्विड रहता है नदी में, उसके द्वारा ऊपर की तरफ बोट के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, इस वजह से। आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये तो बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है। आप लोगों ने बर्फ़ को पानी के ऊपर में तैरते हुए तो देखे ही होंगे। तो ये भी किसके वजह से होता है? क्योंकि वाटर के द्वारा बर्फ़ के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी को तो अपथ्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिप फ्लोटिंग ऑन द ओशियन। आप लोग समुद्र में भी शिप को तैरते हुए देखे होंगे, फ्लोट करते हुए देखे होंगे। हीलियम बलून राइजिंग इन द एयर, इसको भी देखे होंगे। जो बलून होता है उसमें जब हम लोग हीलियम गैस डाल देते हैं तो ये हमेशा ऊपर हवा की तरफ उड़ता है, हवे में उड़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो ये सभी क्या है? बियॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। आई होप अब आप लोग को अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि बियॉन्ड फोर्स जो है कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, जो बियॉन्सी फोर्स है ये बॉडी के साइज और उसकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी के साइज और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द बॉडी इज इमर्ज। और दूसरी चीज़ ये डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? रो से डिनोट किया जाता है। और डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन? बियॉन्ड फोर्स। इसी वजह से डेंसिटी के बेस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स है या बियॉन्ड फोर्स है, इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप ऑफ बियॉन्ड फोर्स आर पॉसिबल, जिसमें से फर्स्ट है पॉजिटिव बियॉन्सी। पॉजिटिव बियॉन्सी क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग किस में? लिक्विड में मर्ज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब लिक्विड का डेंसिटी क्या हो? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड के ऊपर या वाटर के ऊपर क्या करता है? सरफेस में ही तैरने लगता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? टॉप में, लिक्विड के टॉप में, सरफेस में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो इस प्रकार का जो बियॉन्सी होता है या बियॉन्ड फोर्स होता है, इसको पॉजिटिव बियॉन्सी या फिर पॉजिटिव बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बोला था कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द बॉडी इज इमर्ज,
जो बियॉन्ड फोर्स है ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसकी डेंसिटी के ऊपर? लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट बियॉन्सी या बियॉन्ड फोर्स क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बियॉन्सी फोर्स में क्या होता है? बॉडी जो है लिक्विड या वाटर सरफेस के ऊपर ही तैरने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव बियॉन्सी। तो निगेटिव बियॉन्सी इसमें जो बॉडी है नीचे बैठ जाता है, सिंक हो जाता है। तो याद रखिएगा निगेटिव बियॉन्सी क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर। द ऑब्जेक्ट इज सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है बॉटम में, जो कंटेनर है उसकी जो बॉटम है उसमें बैठ जाता है वाटर के नीचे। या इसको हम लोग बोल सकते हैं वन वर्ड में, बॉडी जो है क्या हो जाता है, अगर इसको नहीं लिखना चाहे तो आप लोग लिख लेना, बॉडी जो है सिंक हो जाता है, बॉडी जो है पूरी तरह से डूब जाता है। तो ये सिचुएशन हमको क्यों मिलता है? तो ये सिचुएशन हमको तब मिलता है जब लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के कंपेरिजन में। अच्छा, पहले वाले का एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं आप लोग? जैसे कि आइसबर्ग होता है, जैसे कि आइसबर्ग होता है, जब उसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये ऊपर में ही तैरने लगता है। आप लोग एक पेज लेना, पेपर का टुकड़ा लेना, पेपर का टुकड़ा लेंगे तो इसको आप लोग इसमें डालेंगे, जैसे ही वाटर में डालेंगे तो ये भी सरफेस में तैरने लगता है। अब कुछ लोग बोलेंगे पेज तो बीच में तैरता है, आधा डूबता है आधा तैरता है। तो ऐसा तब होता है जब पेपर को आप लोग पानी में डालोगे तो उसकी स्टार्टिंग में डेंसिटी कम रहती है, जब वो पूरी तरह से भीग जाता है तब उसकी डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तब वो डूबना स्टार्ट होता है, और वो भी पूरी तरह से डूबता नहीं है। तो ये सभी क्या है? पॉजिटिव बियॉन्सी के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं निगेटिव बियॉन्सी की बात करूँ तो निगेटिव बियॉन्सी में ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरह से डूब जाता है, सिंक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आप लोग आयरन बॉडी को पानी में डाल के देखना, पूरी तरह से डूब जाएगा। क्वाइन को डाल के देखना, क्वाइन जो है स्टील का बना रहता है, वो भी डूब जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन होती है किसके कंपैरिजन में? लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में। इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, न्यूट्रल बियॉन्सी के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल बियॉन्सी में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिक्विड में या फिर फ्लूइड में ना तो डूबता है ना तो तैरता है, मतलब दोनों के बीच में रहता है। इसका आधा हिस्सा क्या होता है? डूबा हुआ रहता है, और आधा हिस्सा क्या होता है? ऊपर में तैरता है। तो इस सिचुएशंस को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रल बियॉन्सी कहते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज नाइदर सिंकिंग नॉर फ्लोटिंग। ना तो अच्छे से तैर पाता है और ना ही डूब पाता है। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल बियॉन्सी कहते हैं। और ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब लिक्विड की डेंसिटी जो है, लिक्विड की जो डेंसिटी है ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स का जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने बियॉन्ड फोर्स के डेफिनेशन के बारे में समझा, एग्जाम्पल के बारे में समझे और इसकी डिपेंडेंसी के बारे में देखे। उसके बाद हम लोगों ने इसके टाइप्स देखे, 3 टाइप्स देखे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल बियॉन्सी के बारे में देखे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का 10th नंबर का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के एग्जाम में भी यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इस चैप्टर का 10th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो चूंकि ये एक प्रकार का प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा। तो आर्किमिड्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बोला था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन fluid means liquid or gas, then it experience an upthrust force or beyond force which is equal to the weight of the displaced water, which is equal to the weight of the body. Due to the upthrust or beyond force, the weight of the object decrease when it immerses in fluid. सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो ये बियॉन्ड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर आएगा यहाँ पर, तो लिख लीजिएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर आएगा। इसको थोड़ा सा वाटर या फिर आप लोग बोल देना लिक्विड, क्योंकि वाटर क्या एक प्रकार का लिक्विड ही है।
तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या कहता है, जब किसी बॉडी को, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लूइड में इमर्ज करवाते हैं, फ्लूइड में क्या करवाते हैं, इमर्ज करवाते हैं, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होता है फ्लूइड के थ्रू ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। तो वो जो बियॉन्ड फोर्स जो है, वो बियॉन्ड फोर्स जो है हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेस किया हुआ लिक्विड है उसके वेट के इक्वल होता है। और इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, वेट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले जो बॉडी को हम लोग इमर्ज करवा रहे हैं ना लिक्विड में, उस बॉडी का वेट निकालेंगे हम लोग एयर में। उसके बाद उस बॉडी का हम लोग वेट निकालेंगे लिक्विड में। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे कि हम लोग एक वेगिंग मशीन लेते हैं। वेगिंग मशीन क्या होता है, जिसमें कुछ लटकाने का होता है, यहाँ पर रीडिंग स्केल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जिस बॉडी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस बॉडी को यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ से रीडिंग लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को इसका वेट पता चल जाएगा, W का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर इसी सिचुएशंस में यहाँ पर लिक्विड रख देंगे, लिक्विड, तो इसके ऊपर एक बियॉन्ड फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिससे इसका वेट कम हो जाएगा। उस वेट को हम लोग नोट कर लेंगे, जिसको मैं W डैश कंसिडर कर लूँगा। तो ये एयर में था, ये वाला W क्या था, एयर में था, तो एयर लिख लेना। और ये वाला वेट किस में था, लिक्विड में था, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये लिक्विड में था, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, बियॉन्ड फोर्स मिल जाएगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा आर्किमिड्स प्रिंसिपल बोलता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो बियॉन्ड फोर्स है वो लिक्विड के, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। और ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसका वेट जो है किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर और वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इसी को मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखें तो F बियॉन्ड इज इक्वल्स टू वेट इन एयर एंड वेट इन लिक्विड, ये मैथमेटिकल फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है। अब आर्किमिड्स प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो हम लोग को पता है बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है जी, mg होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जहाँ पर m का मतलब मास होता है, g का मतलब एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और हम लोग को एक चीज़ और पता है, जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर मास का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू रो वी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे फोर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, रो वी जी मिल जाएगा। F का वैल्यू क्या मिल जाएगा, रो वी जी मिल जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल फॉर्मूला कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल फॉर्मूला कहा जाता है। एक चीज और बता देता हूं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन और एप्लीकेशन आप लोग 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 9th क्लास में केवल इसका स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिड्स प्रिंसिपल। आर्किमिड्स प्रिंसिपल का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं जो ओशियन में, समुद्र वगैरह में चलता है, और जो सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स मतलब क्या होता है, गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर में डिस्कवरी करते हैं, या जो समुद्र के अंदर में जो सेना होते हैं, जो सिक्योरिटी पर्पस का या डिस्कवरी पर्पस से या अलग अलग पर्पस से उन लोग वर्क करते हैं समुद्र के अंदर में, पानी के अंदर में, तो उसको गोताखोर बोलते हैं, और गोताखोर को इंग्लिश में सबमरीन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी को डिज़ाइन करने में किसका यूज़ किया जाता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल का, और आर्किमिड्स प्रिंसिपल फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू डिज़ाइन हाइड्रोमीटर टू डिटरमाइन एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए उपयोग करते हैं, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने में भी आर्किमिड्स प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है, ये सबको पता होगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है? ग्लास का बना हुआ एक इस प्रकार का एक डिवाइस होता है जिसको दूध में डुबाकर, मिल्क में डुबाकर उसकी प्योरिटी को चेक किया जाता है। तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर के डिज़ाइन में भी आर्किमिड्स प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। द लैक्टोमीटर टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क। और लैक्टोमीटर का यूज़ क्या होता है? जो मिल्क होता है उसकी प्योरिटी को चेक किया जाता है कि उसमें कितना पानी मिला हुआ है और कितना दूध है उसमें। ठीक है, तो ये रहे एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिड्स प्रिंसिपल। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ये जो आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो चलिए आर्किमिड्स प्रिंसिपल फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि फार्मूला का यूज़ कैसे करना है और उसका यूटिलाइजेशंस क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। कैलकुलेट द रिजल्टिंग फोर्स इफ अ स्टील बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन वाटर व्हेन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक स्टील का बॉल हमको दिया हुआ है, ये एक स्टील का बॉल दिया हुआ है और इसको किस में इमर्ज किया जाता है? वाटर में इमर्ज किया जाता है। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस जो है अप्रॉक्सीमेट नहीं, करेक्ट दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर। ये हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और वाटर का डेंसिटी भी हमको दिया हुआ है 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस 3। और यहाँ पर हम लोग को पता है सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टील बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और जी का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग को क्या निकालना है? बियॉन्ड फोर्स निकालना है। तो बियॉन्ड फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो स्टील बॉल है इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो चूंकि स्टील बॉल क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 πr का क्यूब होता है। और यहाँ पर रेडियस हम लोग को दिया हुआ है तो रेडियस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। रेडियस का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.06 मीटर। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को स्टील बॉल का वॉल्यूम मिल जाता है v = 9.05 × 10⁻⁴ मीटर का क्यूब, इतना मिल जाता है। अब चूँकि हम लोग को बियॉन्ड फोर्स निकालना है तो बियॉन्ड फोर्स निकालने के लिए आर्किमिड्स प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, F = v/ρ g। जी होता है और यहाँ पर v का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं इतना, और g का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है वाटर का, ठीक है, सॉरी रो का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और जी का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 होता है। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 9.05 × 10⁻⁴ मीटर का क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर में -3 क्रॉस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना मिल जाता है हमको। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इतना मिल जाता है। और यहाँ पर यूनिट को भी सॉल्व करेंगे तो यूनिट को सॉल्व करने पर इतना मिल जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन के इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ न्यूटन आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 905/100 लिख सकता हूँ और इसको 98/10 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 10 की पावर कितना है ये जी? 10 की पावर में -1 है तो ये हो जाएगा 1/10। तो 905 को और 98 ये हमको कुछ ऐसा मिल गया ये चीज़, ठीक है। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना मिलेगा और 100 का 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,000 मिल जाएगा। और इसको कटा दूंगा तो इतना मिलेगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 8.869 हो जाएगा। तो यही क्या होगा जी? रिजल्टिंग फोर्स होगा। यही क्या होगा? बियॉन्ड फोर्स होगा।
किसका? स्टील बॉडी को जब हम लोग वाटर में मर्ज करते हैं तो वाटर के द्वारा स्टील बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया जाता है। उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? 8.869। लगभग इसको हम लोग 9 न्यूटन कंसीडर कर सकते हैं। लगभग इसको 9 न्यूटन कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्किमिड्स प्रिंसिपल और आर्किमिड्स प्रिंसिपल फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है डेली लाइफ में, या हमारे प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ पर होता है हमारे जीवन में, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस एक ओवरव्यू आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। वैसे इससे बहुत कम क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है जी? मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, बट हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी पढ़नी है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसके बाद हमको इन दोनों का जो रिजल्टेंट डेंसिटी मिलता है उसी डेंसिटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जैसे आप लोग एक वर्ड पढ़े होंगे रिलेटिव मोशन, एक वर्ड पढ़े होंगे रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन में पिछले क्लास में। तो रिलेटिव मोशंस क्या होता है? जिसमें हम लोग एक बॉडी के मोशंस का कंपैरिजन दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा घर है और जब मैं घर से निकलता हूँ तो बीच में मंदिर पड़ता है और बीच में रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो जब मैं मोशंस करता हूँ तो मैं क्या बताता हूँ? मैं घर से निकल गया हूँ, मंदिर के पास पहुँचा हूँ। तो रेफरेंस किसको लिया हूँ? घर को लिया हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग रेफरेंस किसको लिए? घर को। घर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बता रहे हैं? अपना पोजीशन बता रहे हैं। और फ्रिक्शन में क्या होता है? जो एक बॉडी का सरफेस होता है वो दूसरे बॉडी के सरफेस का मोशंस का अपोज करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, रिलेट करके उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मोशंस को रिलेट कर रहे थे, एक दूसरे से, बट यहाँ पर हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बॉडी के डेंसिटी को दूसरे बॉडी से रिलेट करके हम लोग उसकी डेंसिटी निकालेंगे। बट याद रखिएगा मोशन में हम लोग रेफरेंस पॉइंट घर को ले रहे थे ना, वैसे ही जब डेंसिटी निकालेंगे तो हम लोग का जो रेफरेंस डेंसिटी होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर की डेंसिटी से जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालेंगे उस डेंसिटी को हम लोग वाटर की डेंसिटी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो रिजल्टेंट डेंसिटी मिलेगी वही डेंसिटी क्या कहलाएगी? रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याद रखना, यदि 1 मार्क्स में रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है आप लोगों को पूछे तो बोल देना रिलेटिव डेंसिटी इज दैट डेंसिटी विच इज फाउंड द कंपैरेटिव डेंसिटी, और we can say relative density is the ratio between the density of substance and the density of water is called relative density। ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। और नॉर्मल डेंसिटी तो आप लोग को पता है क्या होता है? नॉर्मल डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम होता है, और ये रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, इट इज़ कंपैरेटिव डेंसिटी।
किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का हम लोग वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली कुछ पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 मीटर क्यूब होती है, और रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ये यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस होती है। मतलब इसके पास किसी भी प्रकार का यूनिट नहीं होता और डायमेंशन नहीं होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? सब्सटेंस की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी। इसका भी यूनिट सेम होगा क्योंकि ये भी डेंसिटी है, ठीक है, ये भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी है। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होता है। तो इसका भी किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होगा, और वाटर की डेंसिटी का भी यूनिट क्या होगा जी? किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? यूनिट लेस होता है। और जब इसके पास कोई यूनिट नहीं है तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है, कि ये डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पर कैसे एक दूसरे के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इस डायग्राम को यहाँ पर डाला हूँ। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका डेफिनेशन जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पर बीच में क्या है? वाटर है, और इसके जस्ट नीचे में क्या है? हनी है, और इसके जस्ट ऊपर में क्या है? ऑयल है। तो ऐसा क्यों है? तीनों एक साथ मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं? तो याद रखिएगा, वाटर का डेंसिटी हम लोग देखे हैं 1000 मीटर क्यूब होता है इतना। और हम लोग को पता है वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिक्विड जो है इसके ऊपर में तब फ्लोट करता है जब उसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है, इसीलिए ऑयल क्या करती है? वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। जबकि हनी होता है ना, हनी भी एक प्रकार का फ्लूइड होता है, बट इसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ रो ग्रेटर देन 10⁻³ और यहाँ पर लिखा हूँ रो लेस देन 10⁻³। इसकी डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, और हनी की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये डूब जाती है और ये तैर जाती है, और जो वाटर जो है दोनों के बीच में रह जाती है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जिसको मैं शेयर किया हूँ, ताकि आप लोग को डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलिए रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल क्या है? 10.7 है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर केवल हमको मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, और सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, और रिलेटिव डेंसिटी कितना? 10.8 है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर यूनिट मिस्टेक हो गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होगा, है ना। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम से, और वॉल्यूम को मेज़र करते हैं मीटर माइनस क्यूब से। नीचे में है तो ऊपर जाके माइनस क्यूब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है। इसको करेक्ट कर देता हूँ। चलो, तो वाटर की डेंसिटी क्या होता है? 1000 किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। तो यहाँ पर हमको वाटर की डेंसिटी दी हुई है, तब हमको बताना है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है और वाटर की डेंसिटी दिया हुआ है, तब सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है हमको। सिल्वर की क्या निकालनी है जी? डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दिया है, डेंसिटी निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। तो हमको दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, ये दिया हुआ है। वाटर की डेंसिटी दी हुई है 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। हम लोग को पता है रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन डेंसिटी ऑफ सिल्वर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो होता है। हमको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, इसलिए इसको यहीं रखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्रॉस डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमको दे रखा है 10.8 दे चुका है, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमको दिया हुआ 10⁻³। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा जो सिल्वर है उसकी डेंसिटी। तो यहाँ पर रो किसका? सिल्वर। तो सिल्वर की डेंसिटी कितना आ गया? 10.8 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब।
ये हमको मिल गया डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? सिल्वर की डेंसिटी। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस और उसकी डेंसिटी और उसकी रिलेटिव डेंसिटी। ये स्टैंडर्ड चीज़ है, इसको प्रैक्टिकली फाइंड किया जा चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं और सब्सटेंस है, इसकी डेंसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए। और रिलेटिव डेंसिटी, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, तो वाटर का डेंसिटी इतना होता है, रिलेटिव डेंसिटी 1 होता है। उसी प्रकार एयर है, एयर की डेंसिटी इतना होता है और रिलेटिव डेंसिटी 1.29 10⁻³ होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसी प्रकार आइस का देख सकते हैं, सिल्वर का देख सकते हैं। सिल्वर का तो मैं अभी निकाला हूँ, है ना। सिल्वर का कितना होता है, ρ = 10,500 के आसपास होता है। वैसे हम लोग अभी कितना निकाले थे, 10.8 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ निकाले थे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा अपॉन में 10 और ये हो जाएगा 3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है। 10,800 के आसपास हो रहा है और ये 10,500 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट सेम है ना। तो ये सिल्वर की डेंसिटी होती है। और अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो 10.5 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं जी, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, सब्सटेंस की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी। तो सब्सटेंस की डेंसिटी, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर की डेंसिटी क्या है, 10,500 है। वाटर की डेंसिटी कितना है, 1000 है, 1000। तो ये और ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 105 बचेगा और 10 बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे 10.5 बचेगा। तो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ 10.5। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। इसी प्रकार आयरन का निकाल सकते हो, गोल्ड का निकाल सकते हो और लकड़ी का निकाल सकते हो, वुड का। वुड की डेंसिटी कितनी होती है, 800 किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होती है। और इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, 0.80 होता है। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस और डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। इसी प्रकार बहुत सारे सब्सटेंस हैं, सभी का डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 9th का फिजिक्स का ये चैप्टर का थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। आई होप आज के इस लेक्चर में आप लोगों को सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।